नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर और इस समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। सेना पर विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को लगी फटकार। कोर्ट ने कहा कोई भी सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। राहुल पर बरसी भाजपा, कहा फैला रहे झूठा नैरेटिव। भारत को कमजोर करने और चीन को मजबूत करने का लिया है प्रण। मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते का पहला दिन भी चढ़ा हंगामे की भेंट। विपक्ष के प्रदर्शन के चलते ठप रही लोकसभा। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल पर चर्चा न होने से किरेन रिजिजू नाराज, बोले संसद न चलने से लोकतंत्र को नुकसान। नहीं रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमए के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन। दिल्ली के अस्पताल में ली अंतिम सांस। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ने अस्पताल जाकर दी श्रद्धांजलि। देश भर से शोक संदेश का तांता, संसद में भी दी गई श्रद्धांजलि। रूस से तेल आयात करने के मुद्दे पर भारत का अमेरिका और ईयू को करारा जवाब। कहा यूक्रेन संघर्ष शुरू होने से पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी गई। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किफायती ऊर्जा सुनिश्चित जरूरी। अमेरिका ने भी भारत द्वारा ऐसे आयातों को किया प्रोत्साहित। बारिश के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर। उत्तर प्रदेश के 13 जनपद बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए उतरे मंत्री। कई जिलों में स्कूल बंद। और ओवल टेस्ट में रोमांचक मुकाबले में 6 रन से जीता भारत। दूसरी पारी में सिराज के 5 विकेट से टूटी इंग्लैंड की कमर। 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई सीरीज। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर अक्सर राजनीतिक रूप से विपक्षियों के निशाने पर रहते हैं, लेकिन साल 2022 के उनके एक बयान पर आज देश की सर्वोच्च अदालत ने राहुल गांधी को जोरदार फटकार लगाई है। उनसे कई गंभीर सवाल किए हैं। चीनी द्वारा भारतीय जमीन पर कब्जा करने का बयान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। आपके पास इसे साबित करने के लिए कौन सा पुख्ता सबूत है? कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए कहा कि एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कहेगा। जब सीमा पर कोई विवाद हो, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद भाजपा ने राहुल गांधी के राष्ट्र प्रेम पर सवाल खड़े किए हैं। के झूठे बयान पर बवाल, सुप्रीम कोर्ट ने पूछे तल्ख सवाल। राहुल को कोर्ट की फटकार, बीजेपी ने भी किया करारा वार। देश की सेना का शौर्य और सम्मान हर भारतीय के लिए गर्व की बात होता है, लेकिन कई बार सेना पर सियासी टिप्पणी विवाद की वजह बन जाती है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की सेना पर की गई ऐसी ही एक टिप्पणी पर बवाल जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी से चीन के भारत की जमीन को कब्जे में करने वाली टिप्पणी पर न केवल फटकार लगाई, बल्कि तल्ख सवाल भी पूछे। कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? आपके पास इसे साबित करने के लिए कौन सा पुख्ता सबूत है? एक सच्चा भारतीय ऐसा कभी नहीं कहेगा। जब सीमा पर कोई विवाद हो तो क्या यह सब कहना जरूरी है? आप संसद में भी तो इसको लेकर सवाल पूछ सकते थे। राहुल गांधी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि वो विपक्ष के नेता हैं। अगर विपक्ष का नेता मीडिया में छपी खबर को लेकर बयान नहीं दे सकता तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपको जो भी बात कहनी है वो संसद में कहनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट में ये सब कहने की क्या जरूरत थी? हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए लखनऊ की अदालत की ओर से जारी समन यानी हाजिरी आदेश पर अंतरिम रोक भी लगा दी है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 9 दिसंबर 2022 को दिए बयान में कहा था,
चीन ने भारतीय सीमा के 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर अपना कब्जा कर लिया है। चीन के सैनिकों ने 20 भारतीय सैनिकों को मार गिराया है और वो अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछेगी। सीमा सड़क संगठन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल के बयान पर आपत्ति जताते हुए लखनऊ की निचली अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक की मांग के साथ राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी राहुल पर हमलावर है। श्रीमान राहुल गांधी जी का ऊपर में जो लगाम लगाया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद दुस्साहस नहीं करना चाहिए। हमारे डिफेंस के बारे में, हमारे सैनिकों के बारे में, हमारे देश के ज़मीन के बारे में इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए जिससे हमारा देश के मनोबल को नीचे गिरा देते हैं और हमारा देश के छवि का नुकसान होते हैं। राहुल गांधी जी भी सुधर जाएंगे और कांग्रेस पार्टी भी सुधर जाना चाहिए। इस करार में राहुल गांधी ने यह प्रण लिया है कि वो भारत को कमजोर करेंगे, चीन को मजबूत करेंगे, चाहे डोकलाम हो चाहे गलवान हो। हर भारतीय भारत के साथ खड़ा था, भारत की वीर सेना के साथ खड़ा था और राहुल गांधी कह रहे थे हमारी वीर भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हमेशा जो है वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने उनको इस तरह की फटकार लगाई है। अब आने वाले समय में भी है और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत की अस्मिता को, अखंडता को और सबसे ज्यादा तो उनके मनोबल को किसी तरह की ठेस न पहुंचाए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल को सलाह दी है कि उन्हें देश के मनोबल के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने अपील की है कि वो चीन को लेकर बेमतलब बयान न दें। पार्लियामेंट टीम और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि भारत ने राज्यसभा के मौजूदा सांसद और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के कारण आज राज्यसभा दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर लोकसभा में विपक्षी दलों का बिहार में चल रहे एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते आज लोकसभा 2 बार के सदन के बाद दिन भर के लिए स्थगित हो गई और कोई कामकाज नहीं हो सका। बीते 2 सप्ताह में भी संसद में ज़्यादा विधायी कामकाज नहीं हो पाया है और आपको बता दें कि सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर ही लंबी चर्चा देखने को मिली है। मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते के पहले दिन भी संसद में बिहार एसआईआर के मुद्दे पर गतिरोध जारी है। इस मुद्दे पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद सदन में गतिरोध को खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फ्लोर लीडर्स की बैठक भी बुलाई। इसके बाद भी बात नहीं बनी। तख्तियां, नारेबाजी, इससे सदन नहीं चलेगा और लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन को बाधित करना ये लोकतंत्र प्रक्रियाओं के लिए अच्छा नहीं है, परंपराओं के लिए भी अच्छा नहीं है। सदन में बार बार हो रहे व्यवधान पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के रवैये पर कड़ा विरोध जताया और कहा कि सरकार अब मंगलवार से विधायी कामकाज पर ज्यादा फोकस करेगी, लेकिन विपक्ष अपने पुराने अड़ियल रुख पर कायम है। हम चर्चा चाहते हैं और बिना चर्चा किए कोई बिल पारित नहीं करना चाहते हैं। कल भी हम राज्यसभा में मुद्दे बिल लेके आएंगे, तो हम फिर से हमारे विपक्ष के नेताओं को पुकारना चाहता हूं कि जो आपने 2 सप्ताह पूर्ण हमको वादा किया कि आप चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, वो आप उसमें कायम रहे और कल से हम बिल पारित करने के लिए हम कोशिश जोर से करेंगे। SIR is a very serious issue. The Election Commission has said that 65 lakh voters have been removed from Bihar for various reasons. And what is alarming is they have now said that 6.5 lakhs of those voters are now registered in Tamil Nadu. How do 6.5 lakh voters who were previously registered in Bihar become voters of Tamil Nadu? हंगामे के बीच ही लोकसभा में प्रश्नकाल में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने रोजगार से जुड़े सवाल का उत्तर भी दिया। पिछले
एक साल में 16 महीने में ही भारत सरकार की ओर से 11 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया। उधर राज्यसभा में दिवंगत मौजूदा सांसद और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा स्पीकर ने भी फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि सदन में सब कुछ ठीक ठाक चले। देखना होगा कि आने वाले दिनों में लोकसभा स्पीकर की इस बैठक का कितना असर विपक्षी सदस्यों पर होता है, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लगातार स्थगित हो रही है। कैमरामैन एसपी दुबे और अपने सहयोगी अनुज यादव, ऋषि कुमार और शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासियों के बड़े नेता शिबू सोरेन का आज दिल्ली में निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे शिबू सोरेन पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थे। शिबू सोरेन के निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अस्पताल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तो परिवार के लोगों से मुलाकात की। शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष किया था और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का सोमवार को निधन हो गया। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमार चल रहे शिबू सोरेन पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थे। उन्हें किडनी की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष किया था। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे और 38 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे। उनके निधन पर झारखंड में 3 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शिबू सोरेन के निधन को सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति बताया। पिता के निधन पर भावुक हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज मैं शून्य हो गया हूं। गुरुजी छोड़कर चले गए। बहुत ही मर्माहत करने वाला दिन है। देश के आदिवासी के नायक, जिनको विश्वम गुरु के नाम से भी जानते थे, आज शिबू सोरेन जी हम लोग के बीच में नहीं रहे। आज सुबह इनका निधन हुआ, लगभग 8 बजे। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। शिबू सोरेन को अस्पताल पहुंचकर कई नेताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी। आदिवासी संथाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाले शिबू सोरेन का जन्म जनवरी 1944 को हजारीबाग के नेमरा गांव में हुआ था। 18 साल की उम्र में उन्होंने संथाल नवयुवक संघ का गठन किया और साल 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। 1980 में दुमका से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए, जबकि 1989, 91 और 96 में भी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2002 में राज्यसभा पहुंचे। मनमोहन सिंह सरकार में वो कोयला मंत्री रहे। शिबू सोरेन समर्थकों में दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते हैं। उनके बेटे हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं गंगाराम अस्पताल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने उन्हें वंचितों की मुखर आवाज उठाने वाला नेता बताया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन एक युग का अंत है। दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंचे और उनके पुत्र और मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक अभिभावक की तरह सांत्वना दी। भावुक कर देने वाले इस पल के बीच उन्होंने पार्थिव शरीर पर अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर परिवारजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। एक परिवार के सदस्य की तरह पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का ढांढस बंधाया और मूक भाव से ये जाहिर किया कि भले ही अब उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन एक संरक्षक अभी भी उनके बीच है। प्रधानमंत्री के ही शब्दों में कहें तो शिबू सोरेन एक जमीन से जुड़े नेता थे।
जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में ऊंचाइयों को छुआ। वे आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से समर्पित थे। उनके निधन से दुनिया में एक ऐसा नेता सदा के लिए खो दिया जो वंचितों की मुखर आवाज था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर नई दिल्ली से विशेष विमान के जरिए रांची पहुंच गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से एक स्टेटमेंट जारी करके कहा गया है कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस से तेल आयात करने के कारण भारत अमेरिका और यूरोपीय संघ के निशाने पर है। दरअसल भारत ने रूस से आयात इसलिए शुरू किया क्योंकि संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। उस समय अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा इस तरह के आयात को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया था। भारत के आयात का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अनुमानित और किफायती ऊर्जा लागत सुनिश्चित करना है। वैश्विक बाजार की स्थिति के कारण यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। हालांकि भारत की आलोचना करने वाले देश स्वयं रूस के साथ व्यापार में लिप्त हैं। 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 अरब यूरो था। इसके अतिरिक्त 2023 में सेवाओं का व्यापार 17.2 अरब यूरो रहा। यह उस वर्ष या उसके बाद रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी ज्यादा है। 2024 में यूरोपीय एलएनजी का आयात रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 2022 के 15.21 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। यूरोप रूस व्यापार में न केवल ऊर्जा बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल हैं। जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का सवाल है, वो अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, अपने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरकों के साथ साथ रसायनों का भी आयात जारी रखे हुए है। इस दृष्टि से भारत को निशाना बनाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है। किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा को एक महीने में नागरिक सहभागिता मंच पर सर्वाधिक लोगों के पंजीकरण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान वर्ष 2025 में आयोजित कार्यक्रम के 8वें संस्करण के दौरान 3.53 करोड़ वैध पंजीकरण के अभूतपूर्व आंकड़े को मान्यता देता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आधिकारिक प्रमाण पत्र नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, रेलवे और सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्य मंत्री जितिन प्रसाद मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में परीक्षा पे चर्चा ने परीक्षा प्रणाली को एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के रूप में पुनर्परिभाषित किया है, जिसमें तनाव को सीखने के उत्सव में बदला गया है। पीपीसी 2025 को 21 करोड़ से अधिक दर्शकों ने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा। यह देश के समावेशी और समग्र शिक्षा के प्रति सामूहिक संकल्प का परिचायक है और विकसित भारत के विजन के अनुरूप है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को एक मंच पर लाकर तनाव मुक्त और कल्याणकारी शिक्षण को बढ़ावा देने वाली अनोखी पहल बताया। उन्होंने कहा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि जनता को इस कार्यक्रम पर अटूट भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को दिल्ली की कर्तव्य पथ स्थित कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री शाम में कर्तव्य पथ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कर्तव्य भवन प्रधानमंत्री की आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित शासन के दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। कर्तव्य भवन 3, जिसका उद्घाटन किया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक हिस्सा है। यह परियोजना सरकार के व्यापक प्रशासनिक सुधार के एजेंडे का प्रतीक है।
कर्तव्य भवन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देगा। नया भवन आधुनिक शासन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक होगा। ये जीरो डिस्चार्ज अपशिष्ट प्रबंधन, आंतरिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और रिसाइकल की गई निर्माण सामग्री के व्यापक इस्तेमाल द्वारा पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देगा। वर्तमान में कई प्रमुख मंत्रालय 1950 और 1970 के दशक के बीच निर्मित शास्त्रीय भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसे पुरानी इमारतों में काम करते हैं, जो अब संरचनात्मक रूप से पुरानी और अक्षम हो चुकी हैं। डॉक्टर श्याम धवन को समाज में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एट होम रिसेप्शन के लिए विशेष आमंत्रण दिया गया है, जिसे रायगढ़ डाक विभाग ने व्यक्तिगत रूप से सौंपा। गांधीवादी परिवार में जन्मे डॉक्टर धवन एक पशु चिकित्सक हैं। उन्होंने प्रीमियम चिकन फीड्स नामक पोल्ट्री व्यवसाय की स्थापना की, जिसकी महाराष्ट्र में 15 शाखाएं हैं और जो कई लोगों को रोजगार दे रही हैं। इसके अलावा उन्होंने एंटी वेनम वैक्सीन तैयार की। अनेक लोगों की जान बचाने में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति भवन में विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राज्यों के प्रतिष्ठित जनजातीय लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान का राष्ट्रपति भवन में आयोजन किया गया, जिसमें ये लोग शामिल हुए थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय समुदाय के शिक्षित लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए और उन्हें लाभ दिलाने में मदद करनी चाहिए। उन्हें उन लोगों को साथ लेने का प्रयास करना चाहिए जो विकास यात्रा में पीछे छूट गए हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल, जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम और जनजातीय कार्य मंत्रालय से में राज्य मंत्री दुर्गादास उइके भी इस समारोह के दौरान उपस्थित रहे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले की महिला उद्यमी नवांग चोंजोम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से स्वतंत्रता दिवस स्वागत समारोह में आमंत्रित किया गया है। भारतीय डाक विभाग द्वारा औपचारिक रूप से उन्हें यह निमंत्रण दिया गया। निमंत्रण मिलते ही नवांग चोंजोम भाव विभोर हो उठी। उन्होंने कहा कि देश भर की महान हस्तियों के बीच स्वतंत्रता दिवस स्वागत समारोह में शामिल होना एक अविश्वसनीय पल होगा। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति और इंडिया पोस्ट का धन्यवाद दिया। नवांग चोंजोम अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं को उद्यमिता के लिए जागरूक करने, राज्य की रूरल इकोनॉमी और कल्चरल लैंडस्केप में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैडम को थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मुझे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की चेयरपर्सन और SSG मम्मियों के साथ काम करने वाले अम्मा को इतना बड़ा न्योता दिया, इतना बड़ा सम्मान दिया। मैं प्रेसिडेंट मैडम को अपने दिल से उन सभी फार्मर्स और सभी माओं की तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आज मुझे इतना खुशी का मौका है आज के दिन में कि मुझे इतना बड़ा अवसर मिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर दिल्ली में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस से मुलाकात उन्होंने की। इस मौके पर दोनों देशों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस आज से 5 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। तृणमूल कांग्रेस के 2 वरिष्ठ सांसदों के बीच तीखी जुबानी जंग के बाद सोमवार को बड़ा घटनाक्रम हुआ। पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया। ये फैसला पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक के बाद लिया गया। बैठक में ममता बनर्जी ने सभी सांसदों को स्पष्ट संदेश दिया कि आपसी लड़ाई बंद करें और केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ें। इस सियासी तूफान की शुरुआत महुआ मोइत्रा के एक पॉडकास्ट इंटरव्यू से हुई, जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी के लिए सुअर शब्द का इस्तेमाल किया। महुआ का यह तीखा पलटवार तब आया जब कल्याण बनर्जी ने उनके निजी जीवन पर टिप्पणी करते हुए उन्हें महिला विरोधी बताया और आरोप लगाया कि उन्होंने एक 65 साल के व्यक्ति से शादी कर एक 40 साल पुराना परिवार तोड़ा है। महुआ मोइत्रा के बयान पर जवाब देते हुए कल्याण बनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा, किसी पुरुष को यौन कुंठित कहना कोई बहादुरी नहीं बल्कि साफ तौर पर गाली है। अगर ऐसी बात किसी महिला के लिए कही जाती तो देश भर में गुस्सा फूट पड़ता। पार्टी की वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस विवाद पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सांसदों को आपस में झगड़ने के बजाय विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए।
दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विद्यालय शिक्षा के तहत फीस तय करने और उसे नियंत्रित करने में पारदर्शिता विधेयक 2025 विधानसभा में पेश किया। मंगलवार को इस पर सदन में चर्चा की जाएगी। अभिभावक अपने बच्चों को लेकर फीस के लिए कोर्ट घूम रहे थे। हमने कठोर प्रावधानों के साथ अभिभावकों की एंट्री हो गई है फीस निर्धारण के खेल में। स्कूल का प्रिंसिपल या हेड ऑफ द स्कूल या मैनेजमेंट का एक व्यक्ति, 3 टीचर और 5 अभिभावक, जिसमें SC, ST, OBC, महिला आदि को रखना भी अनिवार्य है। ये लोग मिलकर 18 मानकों के आधार पर देखेंगे, स्कूल के रिकॉर्ड्स को देखेंगे, स्कूल को पैसे की जरूरत है या नहीं है, और यूनानिमस हर व्यक्ति को एक मत होना होगा, तब 3 साल की फीस बढ़ाने के लिए प्रावधान है। दिल्ली विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2 कैग रिपोर्ट सदन पटल पर रखी। इनमें से एक वित्त वर्ष 2023-24 के राज्य स्टेट फाइनेंस से जुड़ी रिपोर्ट है, जबकि दूसरी रिपोर्ट 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए साल के लिए वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से जुड़ी है। कैग की इन दोनों रिपोर्ट्स पर मंगलवार को चर्चा की जाएगी। श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री अपने विभाग से संबंधित कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 3 के उप बिंदु 1 में दर्शाए गए दस्तावेज की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 3 के उप बिंदु 1 में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। ई विधान के चलते विधानसभा का मानसून सत्र पेपरलेस रहा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विद्यालय शिक्षा पर बिल भी पेश किया, जिस पर कल चर्चा होनी है। और कैसा रहा आज का पहला दिन, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने भाजपा के विधायक सतीश उपाध्याय से। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है और पूरी तरह से पेपरलेस रहा। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधायक सतीश उपाध्याय जी। सर, किस तरह रहा आज पहला दिन? देखिए, बहुत अच्छा अनुभव था और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे सभापति जी को, जिन्होंने इस मानसून सत्र में एक रिकॉर्ड 100 दिन के अंदर पेपरलेस कर दिया। पेपर की आवश्यकता नहीं है और बहुत ट्रेनिंग भी सबकी दी गई, बहुत ईजी है यूज़ करना। और निश्चित रूप से अब हम पेपरलेस होकर के हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि हम ई विधानसभा के रूप में काम कर रहे हैं। सर, काफ़ी संख्या में अभिभावकों की समस्या को उठाया गया। किस तरह का ये बिल होगा जो एजुकेशन का बिल? देखिए, एजुकेशन का बिल बहुत ही क्रांतिकारी बिल होगा। 11 साल में जिस तरीके से इस सरकार ने उन सब लोगों का साथ दिया जो अलग अलग मदों पर, चाहे वो डेवलपमेंट के नाम पर था, चाहे वो कॉपी किताब के नाम पर था, चाहे वो महंगाई बढ़ने के नाम पर था, जब मन में आता था हर साल फीस बढ़ाते थे। और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत मुश्किल था ये उस फीस को देना। बहुत सारे पेरेंट्स ओवर टाइम करके बच्चों को पढ़ाते हैं, पैसे का अरेंजमेंट करते हैं। तो इस सब चीज़ों को रेगुलेट करने की आवश्यकता है और रेगुलेट सरकार ने किया है। रेगुलेट क्यों किया है? क्योंकि आपको अब एक सिस्टम होगा जिसमें आप 3 लेयर कमेटी है, कमेटी अपना इनकी अनुशंसा करेगी। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बढ़ाया जाएगा और बढ़ भी जाएगा तो 3 साल का एक पीरियड भी है कि 3 साल तक आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसको रेगुलेट करने में दिक्कत कहाँ आनी चाहिए। और अगर रेगुलेट करने में भी आप हो हल्ला कर रहे हैं, इसका मतलब आप उन शक्तियों के साथ हैं जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या जो इस फीस को कम नहीं करना चाहते हैं। अब ये जवाब तो उनको ही देना है। लेकिन आतिशी आज वॉकआउट कर गई इसको लेकर। नहीं, आप उनकी गंभीरता देखिए कि ये बिल है फीस कम करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए, पेरेंट्स परेशान ना हो उसके लिए, अलग अलग हेड्स में जो पैसे लिए जाते हैं बच्चों से उसको समाप्त करने के लिए, एक रेगुलेशन करने के लिए कि 3 साल में हर साल आप फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। तो अब उसमें उसको वॉकआउट करना चाहिए। इसका मतलब वो किन शक्तियों के साथ हैं, वो किन लोगों के साथ हैं, ये प्रश्न तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। उम्मीद करें मंगलवार को बिल पास हो जाएगा। नहीं, बिल तो पास होगा ही, निश्चित रूप से बिल पास होगा। बिल पास होना ही चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल गलत है
कि मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर फीस का जो दबाव है, जो बोझ है, वो बहुत ज़्यादा है। वो निश्चित रूप से उसको रेगुलेट होना ही चाहिए। सतीश उपाध्याय जी जो बता रहे थे, जो अभिभावकों पर बोझ है फीस का अतिरिक्त, उसको कम करने के लिए सरकार ने ये बिल लेकर आए हैं। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और पेपरलेस रहे दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र को 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र से चलाया गया। सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा की गई। पहले दिन के सत्र पर हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने भाजपा विधायक अजय महावर से खास बातचीत की। आप ये उनकी बातचीत देखिए, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन कैसा रहा, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधायक अजय महावर जी। सर, आज कैसा रहा पेपरलेस? अच्छा रहा और बहुत सारे जो कागज़ के बंडल थे उनसे छुटकारा मिला और हमने आज टैबलेट पर काम किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ कभी कभी परेशानी आती थी तो नेवा के जो कर्मचारी थे उन्होंने हमें असिस्टेंस दी और बहुत अच्छा ये रहा ई पेपर का पहला दिन। सर, सौर ऊर्जा की बात की जाए तो 500 किलोवाट का संयंत्र लगाया गया है, किस तरह से आज? अच्छा रहा, बहुत अच्छी बात है। आत्मनिर्भर बन गया है हमारी दिल्ली विधानसभा ऊर्जा के मामले में और ये संदेश देता है पूरे देश के लिए कि सभी को सौर ऊर्जा अपनाना चाहिए और सोलर ऊर्जा के साथ साथ अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर के इतना बिजली इकट्ठा कर लें कि अपने उपयोग के अलावा भी वो रिजर्व रख पाएँ। मुझे लगता है दिल्ली विधानसभा ने ये काम किया है। बधाई के पात्र हैं यहाँ के स्पीकर साहब और यहाँ के मुख्यमंत्री साहब। सर, एजुकेशन बिल की बात की जाए तो किस तरह देखते हैं, किस तरह से अभिभावकों के सर से बोझ कम हो पाएगा? देखिए, एजुकेशन बिल शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी लेकर आए, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा बिल है। फीस रेगुलेटरीज के लिए बहुत दिनों से कोई बिल रिवाइज नहीं हुआ था और अभिभावक परेशान थे, कोर्ट में जा रहे थे। सैकड़ों मामले अंडर सब जुडिशियल हैं, लेकिन पिछली दिल्ली सरकार उसमें भी इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, जिससे अभिभावक बुरी तरह परेशान थे। अब मुझे लगता है कि एक समीक्षा करके, एक पर्याप्त चर्चा करके ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। सदन में इस पर सार्थक चर्चा होगी और कोई अच्छे अगर विचार, सुझाव, संशोधन आते हैं तो उसको भी सरकार जरूर एक्नॉलेज करेगी। आज जिस प्रकार विपक्ष का व्यवहार था वो बहुत निंदनीय था। उन्होंने सीधा सिलेक्ट कमेटी पर डालने के लिए खुद मुख्यमंत्री रह चुकी हैं आतिशी जी, उसकी मांग कर दी। वो बिल को लटकाना, अटकाना, भटकाने की कोशिश कर रही हैं और ऐसा सरकार होने नहीं देगी, क्योंकि बिल लाने के लिए कमिटेड है सरकार। मेरा ये कहना है, विपक्ष अगर कोई भी संशोधन करना चाहता है या सेलेक्ट कमेटी को भेजना चाहता है तो चर्चा की बात करे। वो आज ही इंट्रोडक्शन के साथ ही कैसे इस बात की मांग कर सकते हैं? मुझे लगता है उनकी मंशा दूषित है और वो कहीं ना कहीं इस बिल को रोकना चाहते हैं। दिल्ली सरकार इसको कामयाब होने नहीं देगी। कैमरामैन संजीव शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली।